हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। तो उसमें पदार्थों के पृथक्करण के बारे में आप जान रहे हैं तथा बच्चों तो इसमें हम लोगों को क्या सीखना है कि पदार्थ अगर दो या दो से अधिक चीजों से मिला करके कोई मिश्रण तैयार किया जाता है तो उसको अलग करने की क्या विधियां हैं। हम लोगों ने थ्रेशिंग के बारे में जाना कि जैसे खेतों में फसल उगाई जाती है तो फसल उगाने के बाद किसान अनाज को उसकी डंडियों से अलग किस प्रकार से करते हैं, कौन सी टेक्निक अपनाते हैं जिससे वो अलग कर पाते हैं, तो वो एक टेक्निक कहलाती है थ्रेशिंग। इसके लिए पहले जमाने में क्या होता था बच्चों कि फसल उगाई जाती थी तो आप सबने गेहूं के खेत कभी कभार देखे होंगे, चावल जिसमें उगता है धान के खेत पैडी के वो भी देखे होंगे आप सबने। तो उसमें क्या होता है कि नीचे से फसल को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है और उसके बाद फसल जब तैयार हो जाती है उसके बाद फसल को काटा जाता है और काटने के बाद क्या करते हैं, कुछ दिन तक उसको धूप में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं कि डंडियों के ऊपर की तरफ बाली लगी होती है अनाज की, जिसके अंदर गेहूं के दाने बंद होते हैं या धान बंद होता है। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े डंडे से उसको खूब पीटते हैं, खूब उसको पीटते हैं डंडों से। तो उससे क्या हो जाता है, अनाज तो गिर करके जमीन पे अलग हो जाता है और उसकी डंडियां जो है वो अलग हो जाती हैं। तो पहले जमाने में ये बहुत मेहनत का काम हुआ करता था। तो अनाज को डंडियों से अलग करना बहुत मेहनत का काम होता था और उसके बाद वो जो डंडियां होती थी उसको भूसा बनाने का काम भी बहुत मेहनत का होता था। पर जैसे जैसे जमाना एडवांस होता गया, टेक्निक्स आती गई, मशीनें आती गई, तो कृषि में भी सहायक मशीनें, जैसे हल जोतने के लिए पहले बैल से हल जोता करते थे, अब क्या होता है ट्रैक्टर में जोत लेते हैं। तो उसी तरह से थ्रेशर नाम की एक मशीन आई। तो थ्रेशर नाम की मशीन में क्या होता है कि जो तैयार फसल होती है उसको क्या करते हैं कि उसको उसी मशीन में डालते हैं तो उससे भूसा उसका अलग हो जाता है और अनाज जो है सारा वो अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग की प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें अनाज फसलों से सारे किसान अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो मार्केट में आता है और आपको पैकेट बंद खरीदने को मिलता है बाजार से। एक विनोइंग की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्या करते हैं, किसी बर्तन में अगर उसको हवा देते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते हैं बर्तन को, तो जो भारी दाने होते हैं वो उस बर्तन में रह जाते हैं और उसका छिलका भूसी ये जो है वो उड़ करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसका मैंने एक्टिविटी भी आपको बताया था कि अगर अपने हाथ में चने को सूखे चने को रगड़े, क्या होगा, छिलका अलग होगा और उसके बाद अपने मुंह से ही फूंक मारेंगे तो छिलका जो है वो उड़ के अलग हो जाएगा और दाने चने के जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। आप सबने अपने घर में अपनी मम्मी को कभी मक्खन निकालते हुए देखा होगा, पर आज के जमाने में आपको इस तरीके का मक्खन निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। ये एक टेक्निक होती थी जिसमें क्या होता था कि मिट्टी का घड़ा होता था, है ना, ये पुराने जमाने का टाइम था, तब मिट्टी का घड़ा होता था, उसमें दही जमाते थे और एक इस तरीके का उसमें डंडा लगा होता था और हैंडल की सहायता से उसको आगे पीछे करते थे, यानी मथने की प्रोसेस करते थे। तो उससे क्या होता था, उससे मक्खन अलग हो जाता था, ठीक है। तो और क्रीम, आजकल क्या होती है, मशीनें आती हैं घर में भी मक्खन निकालने के लिए। दही से आपको सिंपली क्या करना है, दही को मिक्सी के बड़े वाले जार में डाल के अगर आप उसको चलाते हैं तो 2-4 मिनट के बाद मक्खन जो है वो अलग हो जाता है और छाछ अलग निकल आती है। तो ये सब तरीके क्या हैं, ये सब तरीके हैं अलग करने के पदार्थों के जो आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं। सेपरेशन का क्या पर्पस है, सेपरेशन का पर्पस ये है कि कोई भी पदार्थ है, मिश्रण है, उससे अशुद्धियों को अलग करने का जो तरीका है वही सेपरेशन का प्रोसेस करके वही उसका पर्पस है। यानी कि जैसे चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने का पर्पस क्या है कि उससे इम्प्योरिटीज को अलग किया जा सके, हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग किया जा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया था, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बारे में आपको बता चुकी हूं कि हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है कि
किसी भी अशुद्धि को अगर हाथ से ही आप निकाल करके साफ सुथरा कर सकते हैं तो वो हैंड पिकिंग या हस्त चयन की प्रक्रिया कहलाएगी। सीविंग का मतलब छानना होता है। थ्रेशिंग जैसा कि थ्रेशर की मशीन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। और विनोइंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जिसमें हवा की सहायता से आप अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। और मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में बताया था कि चुंबकत्व के गुण के कारण अगर कोई लोहे या लोहे से मिक्स कोई अशुद्धि है तो वो भी मैग्नेट की सहायता से क्या करती हैं, अलग की जा सकती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई थी कि आप क्या करें, गुल्लक अपना फोड़ते हैं जब, तो उससे पैसे अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग सिक्कों को, 10 के सिक्के को, 5 के सिक्के को, 2 रुपए के सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को आप अलग अलग करते हैं, तो वो प्रक्रिया आपकी कौन सी कहलाएगी, वो हस्त चयन की प्रक्रिया कहलाएगी। ये मैंने आपको छानने के बारे में बताया था कि सीविंग का प्रोसेस जो होता है ये किस तरीके का होता है। इससे ये छन्नी जो होती है बच्चों, ये अलग अलग साइज में अलग अलग काम के लिए उपलब्ध है। जैसे कि चाय छानने के लिए छोटी छन्नी की जरूरत होती है, लेकिन जब ये मोरंग छानने की, डस्ट छानने की बात होती तो इसके लिए आपको बहुत बड़े छन्नी की जरूरत पड़ती है, जो कि बनाना पड़ता है। जाली को खरीद के और लकड़ी का फ्रेम लगा के इस तरीके से इस छन्नी को बनाना पड़ता है। और उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज आयरन, यानी अगर मिश्रण का कोई भी एक पदार्थ है जो क्या है, लोहे का बना हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन का या चुंबकत्व के गुण का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको सीखना है सेपरेटिंग मिक्सचर्स बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो एक एक करके इन चीजों के बारे में जानेंगे। शब्दों को देख के बिल्कुल ना डरेंगे ना घबराएंगे। ये शब्द वैज्ञानिक भाषा में हैं, लेकिन जब इसको आपको साधारण भाषा में पढ़ा दिया जाएगा तो आपको इसके मतलब अगर समझ में आ जाएंगे तो आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तो आप ये चीज अच्छी तरह से कर लेंगे। मिक्सचर्स क्या हैं? मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 or more substances combine in any proportion. Mixtures can be of many types. बहुत तरीके के हो सकते हैं। Most mixtures can be separated easily by physical methods. और बहुत अधिकतर जो मिश्रण होते हैं वो अलग किए जा सकते हैं, पृथक्करण किया जा सकता है उनको फिजिकल मेथड्स के द्वारा। और मेथड सच एज हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, जिसके बारे में आप सभी ने जाना, आर यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स फॉर्म्ड बाय सॉलिड सब्सटेंसेस। यानी अगर 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण हो तो उनको अलग करना आसान होता है, लेकिन अगर मिक्सचर जो है वो सॉलिड ना हो, ठोस ना हो, तो उसको अलग करने के लिए क्या तरीके होते हैं। यानी कि अगर इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लिक्विड कंपोनेंट, तो उसको अलग करने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे मिक्सचर्स ऑफ मड इन वाटर, अगर कीचड़ पानी में मिक्स हो, एंड चॉक इन वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ सच अ मिक्सचर। इस तरीके के मिक्सचर के एग्जांपल हैं, जैसे ठोस था उसको द्रव में घोल दिया गया। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट सच मिक्सचर्स बाय हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग और सीविंग। यानी कि इस तरीके के मिक्सचर्स को अलग करना हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग वाली टेक्निक से संभव नहीं है। तो इनको अलग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स, दूसरी कोई टेक्निक्स यूज करनी होंगी। वो टेक्निक्स क्या होंगी? वो मेथड्स हो सकते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। यानी कि हिंदी में इसको बच्चों अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, द डेफिनेशंस ऑफ दीज 3 मेथड्स आर, अब देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि मिश्रण में जल मिलाने पर अगर भारी पदार्थ है उसमें, मिश्रण में, उसके नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं? अवसादन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है,
और डिकेंटेशन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट एट इट्स बॉटम। ठीक है, डिकेंटेशन का मतलब ये हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। दैनिक जीवन में मान लीजिए कि वाटर सप्लाई जो है, कभी कभी क्या होता है, बारिश के दिनों में वाटर सप्लाई थोड़ा गंदा आने लगता है, पानी थोड़ा गंदा आने लगता है। तो क्या करते हैं, मान लो ब्राउन कलर का पानी आने लग गया या पानी में बालू मिक्स आने लग गया, मान लीजिए पानी में बालू आने लगा, ठीक, तो उसको क्या करेंगे, एक टब में भर देंगे और भर के छोड़ देंगे। तो जब वो ओवरनाइट छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो बालू के छोटे छोटे कण हैं जो आपको दिख रहे हैं कि वो छानने से अलग, उस समय छानने से अलग नहीं होंगे, तो उसको जब छोड़ देंगे तो क्या होंगे, वो छोटे छोटे कण जो हैं वो तली में बैठ जाएंगे। तली का मतलब बर्तन के बेस में वो कण बैठ जाएंगे, और जब बर्तन के बेस में वो कण बैठ जाएंगे तो मान लीजिए सुबह उठते हैं और बिना हिलाए, उसको आप हिलाते नहीं है, बिना हिलाए ही टब को क्या करेंगे, टब से धीरे से पानी को दूसरे बर्तन में कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट के रूप में नीचे तली में जो अशुद्धियां हैं वो बैठ जाएंगी। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, यही टेक्निक कहलाती है डिकेंटेशन। ठीक है, और फिल्ट्रेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द अनडिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। इट इज डन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ मटेरियल कंटेनिंग फाइन होल्स दैट विल अलाउ ओनली वन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर टू पास थ्रू। जैसे मान लो कोई मोटे मोटे पत्थर हैं या कोई चीज है, उसको ऐसे किसी जाल लगा दिया जाए, जैसे जाल कहाँ, नदियों पे कहीं कहीं जाल लगाया जा सकता है कचरा को इकट्ठा करने के लिए। जैसे नदियों में लोग कूड़ा डाल देते हैं तो उसको अलग अलग करने के लिए जाल टाइप का लगाया जाता है, ताकि क्या हो कि कूड़ा पन्नी ये सब चीजें अलग हो जाएं और पानी आगे चला जाए। Filtration is a better method than decantation to separate mixtures, as some of the solid particles also pass along with the liquid during the process of decantation. ठीक है, while filtration allows one to obtain a cleaner liquid, however, decantation is used in cases where recovering the solid substance from the filter paper is difficult. अब evaporation क्या है? It is the process by which a substance present in liquid state changes into its gaseous state by forming vapors. अब पहले ये तीनों टेक्निक के बारे में आप लोगों ने जान लिया, अगर समझ में आ गया हो तभी आगे इवेपोरेशन के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि इवेपोरेशन के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब पहले हम सेडिमेंटेशन के बारे में समझ लेते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जैसे चावल और दाल में धूल मिट्टी इस तरीके के हल्के हल्के कण होते हैं, ठीक है, तो पकाने से पहले चावल दाल को क्या बच्चों हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो तीन टेक्निक्स के बारे में हमको जानना है कि पहली टेक्निक क्या है, सेडिमेंटेशन, दूसरी टेक्निक क्या है, डिकेंटेशन, और तीसरी टेक्निक क्या है, फिल्ट्रेशन। इन तीनों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो जो हम लोगों ने इसके पहले पदार्थों के पृथक्करण की विधियां पढ़ी, वो विधियां थी आपकी हस्त चयन की विधि, यानी हाथ से ही अगर दो ठोस आपस में अशुद्धियां मिक्स हों तो उनको क्या किया जाए, हाथ से ही अलग अलग कर लिया जाए, तो वो आपके हस्त चयन की प्रक्रिया कहलाएगी। फिर हमने थ्रेशिंग के बारे में जाना कि अनाज को किस तरह से डंडियों से अलग करते हैं। अब जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ठोस है, हैवी है, वो पानी में पड़े तो क्या होगा कि पानी अलग करने के लिए और उसको अलग करने के लिए वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट कर देगा या नीचे वो इकट्ठा हो जाएगा। और डिकेंटेशन का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट एट इट्स बॉटम। जैसे इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे बारिश के मौसम में बालू मिक्स पानी आने लगता है, तो मान लीजिए पानी को भर के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बालू नीचे जम जाती है या नीचे को बैठ जाती है तली में, है ना। तो उसके बाद धीरे से उस बर्तन से साफ पानी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया जाए, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिकेंटेशन की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस है
फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द अनडिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स, मतलब कुछ ऐसी अशुद्धियां जो पानी में डिजॉल्व ही नहीं है मिक्सचर में, उनको अलग करने के लिए इट इज डन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ मटेरियल कंटेनिंग फाइन होल्स, जिससे क्या है कि बहुत पतले पतले उसमें छेद होते हैं जिसके रास्ते से पानी तो निकल जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो छन के अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन इज अ बेटर मेथड देन डिकेंटेशन to separate mixtures, as some of the solids particles also pass along with the liquid during the process of decantation. क्योंकि जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन से कोई अशुद्धि आर पार नहीं जाएगी, और डिकेंटेशन वाली प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ अशुद्धियां साथ में चली जाएं। तो फिल्ट्रेशन अलाउज वन टू ऑब्टेन अ क्लीनर लिक्विड। और डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन इज यूज्ड इन केसेस वेयर रिकवरिंग द सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टर पेपर इज डिफिकल्ट। इसके बाद एक और प्रक्रिया है इवेपोरेशन की प्रक्रिया। तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट बाय फॉर्मिंग वेपर्स। इसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैस के रूप में बदल जाता है और सॉलिड को अलग कर लिया जाता है। तो इवेपोरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों क्या, नमक का निर्माण इवेपोरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये प्रोसेस कब यूज की जाती है, जब लिक्विड कंपोनेंट मिक्सचर का गैस के रूप में बदल जाता है और पीछे क्या छोड़ जाता है, सॉलिड कंपोनेंट को वो अपने पीछे छोड़ जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बाय इवेपोरेशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क। इस तरीके की एक एक्टिविटी अगर आप करें तो आप इजीली इवेपोरेशन की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। क्या चाहिए आपको, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी चाहिए और उसमें 2-3 चम्मच आप क्या मिलाएंगे, नमक के मिलाएंगे, और उसके बाद उसको गर्म करेंगे हॉट प्लेट पे रख के। गैस का यूज नहीं ही करेंगे, हॉट प्लेट पे ही रख के गर्म कर लेंगे, और इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक पानी उसके अंदर का गैस के रूप में भाप बन के उड़ ना जाए। तो उस बर्तन में क्या बचेगा, उस बाउल में क्या बचेगा, वो नमक जो है वो सॉलिड के रूप में उस बाउल में बच जाएगा, है ना। तो अब ये इस तरीके की प्रक्रिया से, ऐसे मान लीजिए पानी डालेंगे, इसमें 3-4 चम्मच नमक मिक्स कर देंगे और इसका हॉट प्लेट के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, भाप के रूप में, क्योंकि जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तो पानी क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा, और उसके बाद वो भाप बन के उड़ जाएगा, और उसके अंदर प्लेट के अंदर, मतलब बीकर के अंदर या कटोरी के अंदर क्या बचेगा, नमक सॉलिड के रूप में बच जाएगा। अब नमक के बारे में एक साधारण जानकारी ये है कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो आपका साधारण खाने वाला नमक है वो समुद्र के पानी से प्रोसेस करके आपको मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन सी वाटर इन डिजॉल्व फॉर्म, घुले हुए रूप में। कभी अगर आप बच्चों ने, सबको पता है कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, समुद्री पानी खारा होता है, और खारे को आप क्या कह सकते हैं, टेस्ट में नमकीन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा लॉट ऑफ salt is present in the sea water. Sea water is collected in shallow pits. थोड़े से गड्ढे बनाए जाते हैं, समुद्र के किनारे गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे गड्ढे होते हैं, शैलो होते हैं, मतलब गहराई में नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊंची जगह बना के उसके अंदर समुद्र के पानी को क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली क्या होता है, सूरज की धूप में जो समुद्र का पानी है यानी लिक्विड है वो क्या कर देता है, इवेपोरेट कर जाता है स्लोली, और पीछे क्या छोड़ देता है, बहुत सारा नमक सॉलिड के रूप में छोड़ देता है। और उसी नमक का यूज क्या किया जाता है, फिर द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज देन प्यूरिफाइड एंड पैक्ड। और उसके बाद उसी नमक को
ऐसा नहीं है कि नमक जो आपके घर में आ रहा है वो कहाँ से मिलता है, वो हमें नमक कहाँ से मिलता है, समुद्री पानी से मिलता है ना। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है साफ करके, प्योरीफाई करके, और उसमें अब आयोडीन भी मिलाया जाता है ना। और उसके बाद उसको पैक करके पैकेट्स में फिर घर में जो यूज होता है वो खाने का नमक, हमको बेस उसका कहाँ है, वो मिलता कहाँ से है, हमको समुद्र के पानी से मिलता है। ठीक है। अब दूसरी प्रक्रिया है बच्चों कंडेंसेशन की प्रक्रिया, यानी कि संघनन की प्रक्रिया के बारे में जानना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। यानी कि अगर द्रव से भाप बन रहा हो तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर गैस से लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि दिस इज डन बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंसेस। अगर भाप को बहुत जल्दी ठंडा कर दिया जाए, बहुत ठंडक मिल जाए, कूल हो जाए वो, तो वो क्या होती है, फिर कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स इनटू वाटर। तो जैसे आपका कोहरे का बनना, जब ठंडक का मौसम आता है तो क्या हो जाती है, कोहरा छा जाता है। और क्या होता है, कुहासा होता है, बादलों का बनना, ये सब किस चीज का परिणाम है, ये कंडेंसेशन का ही परिणाम है। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर। कंडेंसेशन के लिए आप कैसे कर सकते हैं, कंडेंसेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम इट्स सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। 2 बीकर्स लेंगे आप या 2 बर्तन लेंगे और उसमें नंबर 1 नंबर 2 लिख लेंगे ताकि आप उसको पहचान सकें। उसके बाद क्या करेंगे, एक बर्तन में आप 1 चम्मच चीनी की मिक्स करेंगे और उसको घोल देंगे, यानी कि एक बर्तन में शरबत ले लेंगे। ठीक है। और दूसरे बर्तन में क्या करेंगे, उसमें आइस भर देंगे, यानी बर्फ भरेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को बंद कर देंगे, सील कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद उसको एक ग्लास ट्यूब की सहायता से आपस में क्या करेंगे, अगर ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और एक पाइप डाल देंगे इसमें भी और उसमें भी। और उसके बाद उसको जब बीकर नंबर 1 जो है उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, वाटर जो है उसका वो इवेपोरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें बीकर 1 में क्या था, शरबत था या चीनी घुला हुआ पानी था, और दूसरे में क्या है, आइस है। ठीक है। और उसको कनेक्ट कर दिया है, ऊपर से बंद कर दिया, ये पाइप लगा दिया। तो आप क्या देखते हैं कि जो बीकर 1 को क्या करेंगे, हॉट प्लेट पे रखेंगे, गरम करेंगे ना, तो क्या देखेंगे कि किस तरह से जो व्हाट विल यू ऑब्टेन इन बीकर 1 and 2 व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज ओवर। क्या आप देखते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कैन बी यूज्ड to separate the components of mixtures in which solids are dissolved in liquids। यानी कि अगर किसी द्रवीय अवस्था में कुछ ठोस मिलाया गया है तो उसको अलग करने की प्रक्रिया में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट, शुगर, जैसे कि नमक है, चीनी है, which dissolve in water readily, and there are substances such as plastic and glass। तो जैसे चीनी है, नमक है, ये चीजें पानी में बहुत इजीली क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। लेकिन जैसे कि प्लास्टिक है, कागज है, कांच है, ये चीजें पानी में एकदम आसानी से घुलती नहीं है। The substances that dissolve in water are known as water soluble substances। तो जो पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं वो जल में घुलनशील पदार्थ या वाटर soluble substances कहलाते हैं। ठीक है। तो अब can a substance that is soluble in water be dissolved in water in any quantity। अब ये सोचने की बात है कि क्या चीनी अगर पानी में घुल जाती है तो क्या पानी में चीनी कितनी भी क्वांटिटी में घोली जा सकती है, क्या
पानी में घुलने वाला जो सब्सटेंस है वो हमेशा ही, चाहे जैसा कंसंट्रेशन हो, चाहे जो प्रोपोर्शन दिया जाए, क्या हमेशा ही वो घुल जाएगा, या अगर ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल सब्सटेंस है वो डाला जाए तो क्या वो हमेशा ही घुल जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में जाना और एक रोचक तथ्य के बारे में जाना कि जो हमारा साधारण खाने का नमक है वो हमें किस प्रक्रिया के तहत मिलता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।